हेलो क्लास 10th एनालिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी इस समय जो वीडियोस हैं वो एसएसटी, योगा और सोशल साइंस पे आ रही है वीडियोस। तो अच्छी बात है यार। देखो अभी होली चल रही है, इसलिए मैं जानता हूँ थोड़ा काम वगैरह भी होगा आप लोगों को, बट फिर भी आपको सीरियस तो होना पड़ेगा, क्योंकि होली दिवाली जो होती है वो उन बच्चों के लिए होती है जो कि बिल्कुल बेहतर तरीके से एक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं आगे। बट अभी आप एनआईएस के हो तो आप लोगों को मालूम है कि आपके पास चांसेस बहुत कम होते हैं, और ऐसे चांसेस में कोई गलत फैसला ले लोगे तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो अगले महीने यानी अप्रैल के स्टार्टिंग में या फिर बाद में स्टार्टिंग के लास्ट में बोल सकता हूँ, यानी 10 अप्रैल तक आप लोगों की कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से है। और आपको उसके लिए लाइक अभी से रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार मौका मिल रहा है, बार बार मौका नहीं मिल रहा है। अगर मौका बहुत बार होता तो आप उस मौके का फ़ायदा बार बार उठा लेते। बट एक बार जब एनआईएस का मौका मिला है तो उसके लिए आप ज़रा सा भी बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, क्योंकि यही बेस्ट है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो आपसे रोज़ लाइक 5 क्वेश्चन भी अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है हम पेपर तक कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। लाइक 40-50 तो बहुत कम बोल दिया है, 400-500 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि 10 अप्रैल के बाद से एग्ज़ाम शुरू हो रहे, तो अभी का कंफर्म पता भी नहीं है 10 अप्रैल से ये है, फिर 20 अप्रैल से है, 25 अप्रैल से है, ठीक है। तो अभी हमको रेडी रहना है, रोज़ कम से कम 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के। तो अभी फ़िलहाल हम लेकर आए हैं प्रिपेयरिंग फॉर द एनआईएस क्लास 10th सोशल साइंस एग्जाम रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग की टॉपिक्स एंड practicing important questions below are 5 significant questions along with their brief answers in both हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिखने जा रहे हैं, जो कि लाइक हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वैसे है ना, उसके लिए तो ये पाँचों सब्जेक्ट मतलब पाँचों आपका यही है, लाइक चैप्टर्स ही हैं। सबसे पहला है संविधान चैप्टर। तो संविधान का जो एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, अगर बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो ये तो पूछेगा नहीं संविधान क्या है संविधान। तो इसमें अगर सिर्फ आपसे पूछेगा तो एक ही सवाल पूछ सकता है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें, ठीक है, ये मेन है। तो इंग्लिश में बोले तो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। तो आंसर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया फीचरिंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बाइस, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, ठीक है। तो यानी कि भारतीय संविधान जो है उससे बड़ा कानून का एक दस्तावेज कह सकते हो, दस्तावेजों का कानून है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि सबसे ऊपर यही कानून होता है। भारतीय संविधान भारत का सबसे ऊपर कानून है, सर्वोच्च कानून है। इसमें संसदीय प्रणाली, एकात्मक झुकाव और साथ में संघीय संरचना भी देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमें मौलिक अधिकार भी इसी में देखने को मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है, एंड स्वतंत्र न्यायपालिका भी शामिल है, क्लियर। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारे तो ये ना एक तरह से आपको पॉइंट दिए हुए हैं। पहला तो है कि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, दूसरा है भारत के अंदर फेडरल सिस्टम है, संघीय संरचना है, तीसरा है मौलिक अधिकार है, चौथा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और पाँचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, और इन 5 पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या है हमारे सामने। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो या फिर ऐसे ही पूछ लेगा, हाँ वो या तो ऐसे पूछ लेगा कि वो कारक बताइए, उन कारकों की पहचान बताइए जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो पहला तो है हमारे सामने उत्तर में बात करूँगा मैं। कारकों में अक्षांश यानी फैक्टर्स इंक्लूड लैटिट्यूड, दूसरा है ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई की भी बात कर रहे हैं, तीसरा है दबाव यानी प्रेशर, चौथा है विंड सिस्टम बोल दो या वाइन सिस्टम बोल दो,
ठीक है, यानी कि अब तो पहला तो हो गया हिंदी में बोलूँ तो अक्षांश रेखा है ना, कुछ रेखाएं आपने देखी होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लोब ऐसे देखा होगा, तो इस ग्लोब में ये वाली रेखाएं, ठीक है, ये वाली रेखा। तो अगर आपने देखा हो ध्यान से, ये ग्लोब है, तो इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांशीय रेखा, इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड, ये ऊपर वाली लॉन्गिट्यूड है और ये वाली लैटिट्यूड है। ठीक है, तो ये भी कारण बनती है किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के पीछे का। ठीक है, तो पहला क्या है, अक्षांशीय, ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं। दूसरा है ऊंचाई। ठीक है, कौन सी जगह कितनी ऊंचाई पे है ये भी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल ये ग्लोब है, इसके ऊपर ये ऊंचाई है। ठीक है, अगर इस ऊंचाई पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया आपको ऊंचाई, है ना, मैंने कहा जैसे ये इसके ऊपर में ये देखो ऊंचाई है, ये ग्लोब के ऊपर का अगर एरिया है ना ऊंचाई में, तो याद रखना इस ऊंचाई पे भी निर्भर करता है जलवायु वहाँ का कैसा है। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है इस ऊंचाई पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें रसिया की बात कर दी, चाइना की बात होगी। ठीक है, तो रसिया या चाइना की जब आप बात करते हैं तो आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली होगी कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये पड़ते हैं नॉर्थ सेंटर में, ये अर्थ है और इसके नॉर्थ सेंटर पे पड़ते हैं ये दोनों के दोनों कंट्रीज़। ठीक है, आसपास रसिया चाइना वगैरह। ठीक है, तो इसीलिए आप चाइना के ऊपर के हिस्से को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, ठंड ज़्यादा है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। रूस के अंदर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, मॉस्को वगैरह में तो लाइक जम जाए इंसान, इतनी बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, मगर वहीं पे हम जब नीचे की तरफ चले जाएँ, सर अफ्रीका की तरफ चले जाएँ, इंडिया के नीचे की ओर चले जाएँ, ठीक है, तो उस समय हम देखते हैं कि वहाँ पे गर्मी वाला तापमान भी देखने को मिलता है। तो जलवायु जो है वो मैटर करती है। ठीक है, जलवायु मैटर करती है। ठीक है, तो ऊंचाई भी मैटर करती है इन चीज़ों पे। अगला आता है दबाव, प्रेशर। एयर प्रेशर जितना ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा होगा, वो भी मैटर करता है। अब जब ऊपर की तरफ जाओगे तो एयर प्रेशर देखने को मिलेगा आपको कम होता हुआ, फिर नीचे है ना, तो वो आपको एयर प्रेशर भी देखना पड़ता है। फिर पवन प्रणालियाँ हो गई है, ठीक है, हवा, है ना, तो विंड सिस्टम हो गया। ठीक है, समुद्र से कितनी दूरी है ये मैटर करता है। महासागरीय धाराएँ क्या है ये मैटर करता है। तो ये कुछ कारण थे एक्सप्लेन किए मैंने, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आप इनको लिखते हो और इसको एक्सप्लेन करते हो तो नो डाउट आपके बेहतर स्कोर आएंगे। और सबसे बड़ी बात देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक करा रहा हूँ वो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और अगर आप जाके सर्च में मारेंगे कि द स्टूडेंट्स ऑफ 9th जलवायु या भारतीय संविधान या कुछ भी सर्च मारेंगे तो आपको हमारी वीडियो दिख जाएगी। इसके अलावा अस्थि सर एनायस करके डालोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, फिर वही बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। मैं यहाँ रोज़ एक वीडियो लेकर आता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस को किसी भी तरह की कोई नज़र ना लगे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रंट ऑफ अस दैट क्वेश्चन देखो। अब यह आता है इकोनॉमिक्स से पूछा जा सकता है, इसीलिए लेकर आया मैं। तो लिखा है, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बताए। यार कितनी बार बताऊं, फिर वही सवाल, कितनी बार मैं तुम्हें कृषि की भूमिका बताऊं। ठीक है, तो भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, वो हम सब जानते हैं। कृषि एक वो है, एक प्रमुख क्षेत्र है, ये भी हमें पता है, कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है भारत में। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, इंग्लिश वालों के लिए, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, supplying raw material to industry and playing a vital role in export earning। अब मैं हिंदी में बोलूँ तो कृषि एक प्रमुख क्षेत्र है, हम सब जानते हैं ना आप लोग, गुड। और कृषि हमारे यहाँ प्रमुख क्षेत्र के साथ साथ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो रोजगार में भी है, कृषि से रोजगार भी मिल रहा है उसे। इसके अलावा जीडीपी में बहुत योगदान देती है, उद्योगों को कच्चा माल आपूर्ति करती है और निर्यात आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ में आई। आज के डेट में ये सारे ना पॉइंट है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर में आ गए तो आपको ये पॉइंट्स ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास चॉइस ही नहीं है। ठीक है, इनको पॉइंट्स को क्लियर करने का ही ऑप्शन हमारे पास फाइनल आता है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको मैंने फिर से कहा कि भारतीय कृषि पे एक क्वेश्चन आता ही आता है कि भारतीय कृषि किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाता है। वो बेहतर बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, बेहतर बनाता ही है। ठीक है, समझ में आ गया।
इसके अलावा देखो क्या है, इसके अलावा ये थर्ड क्वेश्चन था, कच्चे माल की पूर्ति उद्योग। देखो एग्रीकल्चर ना हो तो उद्योग नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। एग्रीकल्चर है तो उद्योग है, और अगर एग्रीकल्चर ना हो तो उद्योग नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया? येस और नो बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। चलो अगला आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट 1857? 1857, ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, यानी व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, यानी व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट 1857। और 1857 के विद्रोह के कारण में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसी पे डिस्कस करते हैं। लिखा है कि कारणों में सबसे पहले आएगा राजनीतिक विलय नीतियाँ, यानी जिस तरीके से अंग्रेज लोग विलय कर रहे थे। विलय मतलब क्या होता है? विलय मतलब होता है कि जिस तरीके से वो बाकी मतलब राजा लोगों को अपने अंडर में डाल रहे थे ना, उसे बोलते हैं विलय। तो जिस तरीके से वो अपने बाकी राजाओं की जो संपत्ति थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनका राज था, प्रजा थी, उनको छीन रहे थे ना, उसे बोलते हैं विलय। ठीक है, उनके लिए विलय हो सकता है। ठीक है, उनके लिए विलय हो सकता है, मगर हमारे लिए वो क्या है? जबरदस्ती। ठीक है, बाकी राजाओं के लिए वो जबरदस्ती है, और उसी जबरदस्ती के कारण हमें देखने को मिलता है। पहला कारण तो पॉलिटिकल एनेक्सेशन पॉलिसीज, जो उन्होंने पॉलिसीज बना रखी थी वो बेहतर नहीं थी, और कहीं ना कहीं जो बेहतर नहीं थी पॉलिसी वही ज़्यादा परेशान कर रही थी। दूसरा आर्थिक शोषण, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इतना था कि भाई वो तो बस यहाँ से इंडिया तक जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसा निकालने पे लगे हुए थे। तीसरा है धार्मिक हस्तक्षेप, सामाजिक और धार्मिक दोनों की बात करूँ तो सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा था, यानी कि वो ना केवल हमारे समाज के अंदर सोशली और रिलीजियस भी वो इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री ग्रीवियंस, है ना, सैन्य असंतोष। पहले वो कहाँ इज्जत से बात कर रहे थे, तमीज़ से बात कर, उसके बाद गाली गलौज पे उतर आने लगे। उनको लग रहा था वो ज़्यादा सुपीरियर है और सामने वाला इंफीरियर है। ठीक है, यानी कि वो सामने वाला घटिया इंसान है। वो इस तरीके से घटिया वाली भावना आ गई थी कि भैया यहाँ पे चलना हमसे बढ़कर सोना है, ये भारतीय सैनिक, इनकी औकात क्या है। इस तरीके से उनकी मन में जो प्रथा बन चुकी थी वो चीज़ें आगे जाके चीज़ों को ख़राब कर रही थी। और ग्रीस लगे कारतूस का उपयोग सबसे पहले तत्कालिक कारक बनता है, यानी कि जो ग्रीस मैंने कहा था ना इसके ऊपर कि इस पर मैंने बहुत सारी पहली बार तो मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना दी है। अभी लास्ट 3-4 वीडियो पहले भी मैंने 1857 के रेवोल्यूशन पर बनाया, तो वहाँ पे भी आप समझ लेना। बट ग्रीस लगे यानी कि ट्रिगर्ड लाइक द यूज़ ऑफ ग्रीस का ट्रिगर जो है ना वो मेन रीज़न है। ठीक है, मेन कारण बन जाता है आपका। ठीक है, समझ में आ गया, मेन कारण यही बन जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि ठीक है, तो ये मेन कारण बन जाता था आपका, और इसी में से पेपर में आया हुआ है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन। मैंने कहा देखो गांधी जी वाले चैप्टर से अगर कुछ पूछा जाएगा तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछ सकता है, और या फिर वो पूछ सकता है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन में पूछ सकता है, सिविल डिसओबीडियंस पूछ सकता है। इन दो तरह से, दो में से किसी भी एक पे वो अपनी मतलब अपनी राय पूछ सकता है आप लोगों की। ठीक है, तो लिखा है हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, हाईलाइट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन, यानी असहयोग आंदोलन का महत्व को बताना है। पहले बात तो जो असहयोग आंदोलन क्यों बना था, मार्शल लॉ के कारण असहयोग आंदोलन बना था। ठीक है, यानी शुरू हुआ था मार्शल लॉ में। हमने देखा जलियांवाला बाग के अंदर हत्याकांड हुआ जो कि जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हत्याकांड था इसके कारण हमारा पूरा देश एक साथ हो गया, और एक साथ आने के बाद उन्होंने, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो मैंने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में जो मैंने बताया, तो इसके महत्व के बारे में यही था कि मैंने बताया मार्शल लॉ के कारण हुआ जलियांवाला बाग के बाद। फिर सबने बोल दिया इन सब ने एक चीज़ बोल दी कि भैया अब हमको कॉपरेशन नहीं करना, यानी हम लोगों को कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, कॉपरेशन बिल्कुल भी करनी नहीं है हमें। ठीक है, और गांधी जी के साथ साथ पूरा देश एक हो गया था, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे देश को मिला, और हमारे देश ने फाइनली इसको आगे बढ़ाया। अब इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय भागीदारी को चिन्हित किया, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया, विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं को के बहिष्कार का नेतृत्व किया, और भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। तो बहुत सारी चीज़ें, इट मार्क्ड वाइड स्प्रेडनेस। तो कुल मिला के मैंने भी बताया कि ये पूरे नेशनल लेवल पर फैल चुका था,
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर देते कि भाई उनको यूज़ नहीं करना, उद्योगों को बढ़ावा दिया, भारतीय उद्योगों को, ठीक है। और इसके अलावा लाइक स्कूल कॉलेजेस तक छोड़ दिए थे बच्चों ने, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन थे, इसको आप कर लेना, बाकी आपको पता है आपको करना क्या है। पीडीएफ यहाँ से लेना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। 15 मार्च के बाद से प्रॉपर हम उतर जाएंगे मैदान में, अभी 2-4 दिन ऐसे चलेगा क्योंकि होली आने वाली है, ठीक है। तो 2-4 दिन हमारी वीडियो इधर उधर जाती रहेगी, बट डोंट वरी, हम आएंगे बेस्ट वीडियो के साथ, ठीक है। 15 मार्च के बाद 3-3, 2-2 घंटे की जो भी हो सकती है उसको लेकर आएंगे। बाकी आज के लिए बस इतने, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।